हाय एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए 12वीं की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले जो इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी उसको पढ़ेंगे। इसमें हम 4 चैप्टर देखेंगे। पहला रहेगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा रहेगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा होगा वैद्युत विभव और 4वां चैप्टर रहेगा संधारित्र तथा परावैद्युत। इन सभी चैप्टरों में या अध्यायों में हम बात करें तो एक बात कॉमन रहेगी, आवेश, क्योंकि सारे ये चैप्टर हैं आवेश पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम आवेश का अध्ययन करेंगे। तो आवेश क्या है? आवेश की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इन क्षेत्रों का प्रभाव अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अथवा दूसरे रूप में भी जान सकते हैं आवेश क्या है। अब इसको देखो, आवेश को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आवेश क्या रहेगा? किसी वस्तु में घर्षण के कारण, मतलब ऐसे समझिए किसी वस्तु को आपस में किसी दूसरी वस्तु के साथ घिस रहे हैं, किसी वस्तु में घर्षण के कारण उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उस गुण को कहते हैं हम आवेश। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पेन लें और पेन को सूखे बालों से रगड़ें, पेन को अगर हम बालों से रगड़ते हैं तो क्या है, पेन में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश। यहाँ हम समझ सकते हैं, जिसको हम यहाँ देख भी रहे हैं। इसके बाद अगर हम समझें कि जैसे हमने पेन को बालों से रगड़ा तो हुआ क्या ऐसा जिससे कि उसमें आवेश उत्पन्न हुआ, तो इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं हम। और यहाँ इसको हम इसके माध्यम से देख भी सकते हैं कि आवेश की उत्पत्ति का कारण, आवेश की उत्पत्ति का कारण है क्या। हम जानते हैं कि हर एक वस्तु का छोटे से छोटा जो भाग है वो होता है परमाणु। क्या रहेगा? परमाणु। अब किसी भी तत्व के परमाणु की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं सोडियम का परमाणु है Na, इसका परमाणु क्रमांक है 11, परमाणु भार होता है 23। अब इसके परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु के अंदर छोटे से छोटा भाग होता है, उसके अंदर की बात करें तो होता है नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सोडियम के परमाणु की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 होते हैं न्यूट्रॉन। नाभिक के किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे ही अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखें तो जो सोडियम के लिए है, इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ये इसके लिए देखो, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं 11 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,8,1। मतलब पहली कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और इसकी जो तीसरी कक्षा होगी उसमें रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, मान लो अगर हम सोडियम परमाणु को किसी अन्य परमाणु के साथ रगड़ रहे हैं या कहीं घिस रहे हैं, तो होगा क्या, इसकी जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा ये इसकी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसकी कक्षा को छोड़कर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्या होगा, क्योंकि कोई भी तत्व है उसके जो परमाणु होते हैं वो स्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं और किसी भी तत्व की स्थायी अवस्था वह होती है जबकि वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। अब देखो इसमें हमें पता है इसकी 3 कक्षाएं थी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हैं, 1। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में अभी अगर हम देखें 3 कक्षाएं और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लेकिन इसे अपने तत्व को संतुष्ट करने के लिए क्या है, इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। उसके बाद फिर इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे और बाद में हम देखेंगे तो जो आएगा 2,8 और परमाणु क्या बन जाएगा, Na धनायन। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या किया है इसने, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। ऐसे ही अगर आवेश की उत्पत्ति की बात करें तो जो हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उनकी जो बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, या तो किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन से अपने कक्षा को छोड़ देते हैं या फिर किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन बात करें कोई तत्व है उसकी अंतिम कक्षा में दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो मेन मतलब हम समझ सकते हैं आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। यानी कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण यही है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उनमें क्या है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जिससे
आवेश की उत्पत्ति होती है। तो अभी हमने जाना है आवेश की उत्पत्ति का कारण। आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या था? वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण क्या आवेश की उत्पत्ति होती है। अब इसी आधार पर हम आवेश के प्रकार जान सकते हैं। आवेश के प्रकार क्या है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश को हम समझते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि भाई आवेश की उत्पत्ति का कारण है आवेश जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। अब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या है? वस्तुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। धनावेश में क्या है? अब आदान प्रदान में ये होगा, एक वस्तु या तो एक वस्तु क्या एक इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी और दूसरी वस्तु क्या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही होगी। तो अब उसी के हिसाब से हमें ध्यान रखना है धनावेश क्या होगा। और धनावेश और ऋणावेश को थोड़ा हम और दूसरे वे से भी समझते हैं। मान लो कोई पैसे वाला व्यक्ति है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? धनी। और जो व्यक्ति पैसे ले रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका कर्जदार या फिर क्या उसे हम ऋणी। तो इसी हिसाब से आवेश भी क्या है? दो प्रकार का बना है तुम्हारा, एक तो होता है धनावेश और एक क्या होता है ऋणावेश। धनावेश क्या है? घर्षण की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, त्याग रही है मतलब कि दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो उस पर स्थित आवेश को कहेंगे हम धनावेश। और इसमें देखो क्या होगा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या होगी? कमी। तो ये भी कह सकते हैं धनावेश की प्रक्रिया में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ऋणावेश की, तो देखो ऋणावेश में क्या होगा? घर्षण की प्रक्रिया में जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, और हमें पता ही है ऊपर हमने जाना ही है कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। अब आदान प्रदान में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही थी और एक क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही थी। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उस पर जो आवेश बनेगा वो होगा तुम्हारा ऋणावेश। अब इसमें होगा क्या? जैसे हमें पता है अब वस्तु कोई दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। अब आगे हम आवेश की गणना कर सकते हैं। अब आवेश की गणना करने की बात करें तो देखो आवेश के लिए सूत्र बनता है, आवेश को हम लिख सकते हैं Q से। आवेश को हम लिखते हैं Q से और इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। अब NE जो लिखा है हमने, NE क्यों लिखा है? हमें पता है कि जो आवेश की उत्पत्ति का कारण है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, तो यहाँ ये जो भी आवेश बनेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो यहाँ जो मैंने पद N लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और ध्यान रखना है यहां जो E है ये होगा, इसे कहते हैं हम मूल आवेश। और जो E है E को क्या कहेंगे हम? मूल आवेश। अब देखो बहुत से बच्चे गलती यहां थोड़ी ये करते हैं, E को समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन। असल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहां लिखना होता है हमें E और माइनस होता है, ठीक है। लेकिन जब खाली E लिखा होगा तो इसका मतलब रहेगा मूल आवेश। अब इसका मान भी समझ लें हम, इसका मान होता है E के अगर मान की बात करें तो इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम। जब भी हमें आवेश की गणना करनी होगी इस विधि से कि जहां इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा होगा या कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही होगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां हमें ध्यान रखना है N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कोई वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन ले रही होगी या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी। और E क्या रहेगा? जो मूल आवेश है जिसके हिसाब से हम कहें एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रह सकता है वह कम से कम आवेश होता है। वैसे इसके बारे में तो अभी आगे बताऊंगा कि मूल आवेश क्या होता है। अब बात करते हैं आवेश के मात्रकों की। तो आवेश का मात्रक पहले देखते हैं, SI पद्धतीय मात्रक देखेंगे। आवेश का SI पद्धतीय मात्रक है कूलॉम। और आवेश का CGS पद्धतीय मात्रक है, बात करें आवेश का CGS पद्धतीय मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। और इन दोनों के बीच जो संबंध है, अगर हम बात करें हम एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो इसका मान रहता है एक कूलॉम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलॉम। याद रखना है हमें, एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं। ये रहेगा तुम्हारा एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम ये हो जाएगी। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक अन्य मात्रक है
अन्य मात्रकों अगर हम बात करें तो एक बहुत प्रचलित मात्रक है विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसे शॉर्ट में ज्यादातर हम देखते हैं और शॉर्ट में कहते हैं इसे EMU। ये ध्यान होना, ये भी इसका मात्रक है विद्युत चुंबकीय मात्रक। और एक कूलाम में EMU कितने होते हैं उसको भी समझेंगे हम। एक कूलाम में 1/10 EMU होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। आवेश के और मात्रक में, आवेश पर बात करें हम सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है एक फैराड। और ध्यान रखना है हमें, एक फैराड में कूलाम होते हैं, एक फैराड में कूलाम होती हैं 96,500 कूलाम। और अन्य छोटे छोटे मात्रक हैं जिनको हम सवालों में प्रयोग करेंगे तो वो भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे और बात करें हम, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम में क्या है 10⁻³ कूलाम होते हैं। इधर देख लेते हैं बाकी के। और 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में होते हैं 10⁻⁶ कूलाम। एक होता है नैनो कूलाम, इसमें होते हैं 10⁻⁹ कूलाम। और एक रहेगा तुम्हारा पिको कूलाम, इसमें होते हैं 10⁻⁻12 कूलाम। इतने सारे जो हमारे उपयोग में आएंगे, इससे ज्यादा कर नहीं आएंगे, जो भी है इनसे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए। ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम, और CGS पद्धति का मात्रक हो गया स्टेट कूलाम। और ये भी हमने देख लिया कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध है। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम रहेंगे, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और बात करें इसके अन्य मात्रकों की, तो अन्य मात्रकों में जो कि मुख्य है वो है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे हम शॉर्ट में EMU भी कहते हैं। अगर बात करें कूलाम में EMU की, तो एक कूलाम में क्या 1/10 EMU होते हैं। और इसका एक बड़ा मात्रक है जो ज्यादातर हम रसायन विज्ञान में प्रयोग करेंगे हम, जो कि है फैराड। और ध्यान रखना है हमें, एक फैराड में क्या है 96,500 कूलाम होते हैं। जरूरी है हमें याद रखना है। और अन्य मात्रक हैं छोटे छोटे, एक मिली कूलाम है, माइक्रो कूलाम है, नैनो कूलाम है, पिको कूलाम है, जिनके मान मैंने लिख दिए हैं उनके सामने, तो उनको आप देख सकते हैं। कट। अब समझते हैं मूल आवेश को। तो मूल आवेश क्या है, वह न्यूनतम आवेश जो किसी भी आवेशित वस्तु पर स्थित रह सकता है, उसे हम कहते हैं मूल आवेश। चाहे वस्तु धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, इससे कम आवेश हो नहीं सकता है, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश। इसे हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें अगर इसके मान की, तो इसका मान होता है मूल आवेश का, ध्यान रखेंगे हम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी के पदों में इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, चाहे प्रोटॉन का आवेश हो, चाहे अल्फा कण का आवेश हो, चाहे कोई सा भी धनावेश या ऋणावेश हो, उन सभी को मूल आवेश के पदों से ही याद करते हैं। अब बात करें जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है बराबर -ke। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है -ke, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इसका आवेश कितना है -ke, तो इसका मान हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वहीं अगर हम बात करें प्रोटॉन के आवेश की, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश ये होता है +ke, जिसका मान हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे ही अगर बात करें हम एक अल्फा कण के आवेश की, तो एक अल्फा कण पर आवेश होता है, ये होता है +ke2e, इसका मान हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम।
तो ये हो जाएगा मूल आवेश। और मूल आवेश से जो भी हम आवेश की गणना करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, चाहे प्रोटॉन का आवेश हो, चाहे अल्फा कण हो, चाहे कोई सा भी आवेश हो, सभी को हम मूल आवेश के पदों के हिसाब से ही निकालते हैं।